आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से आपका स्वागत है श्रीमान। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मेहनत करना है। लास्ट के 4-5 दिन का टाइम है, इसमें डिफ्लेक्ट नहीं होना इधर उधर आपको, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि यार बहुत दिन हो गए, गर्लफ्रेंड से नहीं मिला हूँ, ऐसे वैसे, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा, वो दिमाग में, उनके दिमाग में ये सब चीजें चल रही होंगी कि तेरी हर बात को मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, मुंतजिर हूं कि एटीसी का पेपर जरा खत्म हो, गर्लफ्रेंड से मिलने चले जाऊंगा इशारा करके। तो भाई मिलने चले जाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी 4-5 दिन थोड़ा फिजिक्स, मैथ्स और इन सब से मिल लो ना, उसके बाद तुम्हारा भला हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है। हाल ही में मारिया सारापोवा, एक खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी, ने टेनिस से संन्यास लिया है। तो ये किस देश की खिलाड़ी है? आपको पता होना चाहिए, ये रसिया की खिलाड़ी, बहुत ही मतलब कि मारिया सारापोवा बहुत फेमस प्लेयर थी, उन्होंने काफी अपने जीते हैं अवार्ड्स, नंबर 1 रही थी ये टेनिस में। अब आता है 49, टू निकोल प्रिज्म अरेंज्ड एट एंगल 60 डिग्री, व्हाट परसेंटेज इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट पास्ड थ्रू सिस्टम। ठीक है, तो आपको देखो मैंने बताया था इंसिडेंट आपको दे रखी है, अनपोलराइज्ड लाइट। इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट एंड इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट, दोनों ही सवाल अलग हो जाते हैं, आंसर अलग आएगा। अनपोलराइज्ड के केस में फिर से रिवाइज करा देता हूं। यदि आपको ऐसे दिया हुआ है दो प्रिज्म, पहले वाले से मतलब कि यदि आई नोड है तो यहां से निकलेगी कितनी, आई नोड बाय 2, यदि अनपोलराइज्ड है, ये कैसी लाइट है, अनपोलराइज्ड है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आई नोड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ पे आपको दिया हुआ यदि पोलराइज लाइट इंसिडेंट दी हुई है, तो उस केस में क्या होता, आपकी इंटेंसिटी आती आई नोड, यहाँ पे भी कितनी आ जाती आई नोड। पोलराइज लाइट में आई नोड रहती है, फाइनल आ जाती है यहाँ पे आई नोड cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया। तो अभी अपना केस है अनपोलराइज्ड का, तो हम इसको लेके चलेंगे पुराने वाले फॉर्मूले को। उसमें क्या है, ये दो प्रिज्म दिए हुए हैं, यहाँ पे आई है आई नोड, यहाँ पे आई नोड बाय 2, यहाँ पे आई नोड बाय 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया हुआ है आपके सवाल में। अब आपको पता है cos 60 कितना होता है, 1/2 आई नोड पहले, अब आ जाएगा आई नोड बाय 2 इंटू 1/4, तो आई नोड बाय 8, पहले आई नोड थी, नाउ इट इज आई नोड बाय 8, इट मीन्स कितना हो गया है 12.5% इसके अंदर कितना रिडक्शन हो गया इंटेंसिटी के अंदर। नाउ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आपको पता होना चाहिए, याद कर लेना, दैट विल बी 0। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स दे रखे हैं इज 1:2, आपको रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, अनुपात दिया है उनकी त्रिज्याओं का। देन रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस विल बी, आपको पता है कैपेसिटेंस फॉर एनी स्फेरिकल कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, सो रेडियस का रेशियो दिया है तो आपको कैपेसिटेंस का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, चीज याद होना चाहिए। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ रेस्ट मास फोटोन इज, रेस्ट मास ऑफ फोटोन की एनर्जी पूछी गई है, तो हमेशा याद रखना फोटोन जो होते हैं ओनली ये जब ट्रेवल करते हैं, मतलब कि जब ये स्पीड में होते हैं, देन ओनली दे आर हैविंग एनर्जी एंड दे कैन एग्जिस्ट। अदरवाइज क्या होता है कि फोटोन जो होते हैं दे आर एट रेस्ट पोजिशन, दे विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है रेस्ट पोजिशन से। इसका मतलब क्या है कि रेस्ट मास एनर्जी जो एम नोड होती है फॉर किसकी, फोटोन इज इक्वल टू 0, मतलब रेस्ट मास 0 होता है, फोटोन का कोई मास ही नहीं होता है जब वो रेस्ट पे होता है, मतलब फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करता रेस्ट पे, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट विल ऑल्सो 0। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव लीस्ट डिफ्रैक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैव लीस्ट डिफ्रैक्शन, लीस्ट डिफ्रैक्शन किसमें होगा, जिसका लैम्डा सबसे कम होगा, याद रखना। ठीक है, तो सबसे कम लैम्डा इनमें से किसका है, कोई विद्वान होगा तो तुरंत बता देगा कि हमने पढ़ाया भी था कि गामा रेज होती है, उनका लैम्डा सबसे कम होता है। गामा रेज की एक और प्रॉपर्टी है, गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बट अल्फा रे एंड बीटा रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिकॉज अल्फा बीटा के अंदर पॉजिट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। नाउ पीएम मोदी ने अटल सुरंग का उद्घाटन किया था, अटल सुरंग, ठीक है, ये किसी हाइट के ऊपर सबसे ऊंची सुरंग है। ये कहाँ पे स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में स्थित है। रोहतांग सुना होगा आपने, रोहतांग का नाम, लोग घूमने भी जाते हैं रोहतांग। इट इज लोकेटेड एट रोहतांग, दैट इज सिचुएटेड इन द हिमाचल प्रदेश, दैट इज इंडियाज हाईएस्ट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शन मेथड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज, कौन सा मेथड है जिससे अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आपका आ जाएगा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड, और दूसरा मेथड क्या होता है आपका पीजो इलेक्ट्रिक
मेथड, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक मेथड भी होता है। तो आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स बोथ आर अप्रोचिंग ईच अदर विद स्पीड v नॉट, फाइंड एपीरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर इफ सोर्स इज हैविंग फ्रीक्वेंसी f। ठीक है, सोर्स है, फ्रीक्वेंसी f है, ऑब्जर्वर और वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, स्पीड दोनों की सेम है v नॉट, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एपीरेंट। v नॉट आपको v दिया है, स्पीड ऑफ साउंड दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी मतलब कि फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी है एपीरेंट तो f इंटू v लिख दो, नीचे नीचे भी v लिख दो, ठीक है। ऊपर अब देखना है, ऊपर ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी आएगी, नीचे आएगी सोर्स की। ऑब्जर्वर पास जा रहा है, मतलब कि पास जाएंगे ट्रेन के पास तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसका मतलब कि v नोड क्या हो जाएगा, प्लस में कंपोनेंट करेगा, बढ़ाएगा मतलब प्लस। अब नीचे सोर्स आएगा, सोर्स आपकी पास आएगा, ट्रेन आपके पास आएगी, फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ी हुई दिखेगी, इसका मतलब क्या आएगी, नीचे माइनस आएगा तभी तो ये ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी, तो नीचे v नोड हो जाएगा, ठीक है। सो योर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ गिव इट अप स्कीम रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। गिव इट अप एक स्कीम है भारत सरकार की जो किससे रिलेटेड है, एलपीजी की सब्सिडी छोड़ने से। जब जो लोग 10 लाख से ज्यादा इनकम उनसे अपील की जाती है, या फिर जो भी मतलब कम भी है इनकम, उनसे बोला जाता है भाई प्लीज छोड़ दो, देश बहुत ज्यादा गरीब है हमारा देश, अर्थव्यवस्था हमारी डिगमिगा रही है, प्लीज छोड़ दो, ठीक है। ये आपकी स्थिति है, ठीक है। तो अब सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। इसे पूछा है यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज। आपको पोलराइजेशन वेक्टर है उसकी यूनिट बतानी है क्या होती है, ठीक है। तो देखो मैंने पढ़ाया था आपको, आप मेरे लेक्चर रेफर कर सकते हैं, और इसको आपको कैसे बताना है मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। प्लीज कमेंट करिए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि आप लोगों को जो भी पढ़ाया है वो समझ में आता है और आप उस चीज को याद भी रखते हैं, ठीक है। प्लीज कमेंट करके इसका आंसर बताइए मुझे, ठीक है। और उसके बाद है विच मटेरियल इज डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में मैंने बताया था, एक स्पेशल लेक्चर लिया था, पीडीएफ नोट्स भी मैंने आपके टेलीग्राम पे डाले हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक है, ये भी आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है मुझे इसका आंसर नहीं पता है तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा मटेरियल है डाई इलेक्ट्रिक है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। फॉर ए शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज 3 into 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन एट सेम डिस्टेंस। मतलब सेम डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर है, तो उस पर पूछा है आपको। तो देखो डाइपोल आपका ऐसा रहता है, तो ये यहाँ पे कोई पॉइंट है दैट इज ऑन एक्सियल प्लेन, ये आपका डाइपोल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है तो एक्सियल प्लेन में है, दिस इज, ये कौन सा पॉइंट है, एक्सियल प्लेन, और ये वाला आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। तो पूछा है कि इक्वेटोरियल का बताना, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक्सियल जो रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि E है तो यहाँ पे कितना हो जाता है E/2, और यहाँ पे यदि E है तो यहाँ पे कितना हो जाता है, इसका डबल हो जाता है। मतलब कि एक्सियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट का डबल इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक्सियल का दिया है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इक्वेटोरियल का, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है, मैं पूरी तरह से इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ और भी बनाता रहूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, रिवाइज करते रहिए, जय हिंद, राम राम।